lecture. Thanks for joining us. Thanks for joining KJ Lectures. आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड डेट विद लॉस इन द हेल्थ केयर मार्केट. Without any gap, we try to start our lecture. सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है विलिंगनेस टू पे. ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े कि प्राइस और डिमांड के दरमियान जो एसोसिएशन है वो नेगेटिवली रिलेटेड है. Means that if the price will increase, so the demand will decrease. So इसी से हम one step forward move कर रहे हैं और भी देख रहे हैं कि willingness to pay का क्या मतलब है. Maximum price at which he or she would buy a good. Someone is going to pay a maximum price. एक आदमी मैक्सिमम प्राइस देने के लिए जो राजी हो जाए उसे हम कहते हैं विलिंगनेस टू पे. समझ में बात नहीं आई कि चले आगे समझते हैं मजीद आगे क्या मतलब मैक्सिमम पे राजी हो जाए. Individuals will not buy the good if it costs more than things among, but eager to do so if it costs less. It's a very simple and genuine response according to the law of demand. जो भी low prices पे चीजें मिलेंगी, we will eager to pay and we will try to do this. The price is just equal to an individual's willingness to pay. He or she is indifferent between buying or not buying. Mean, so if the prices of the bread, clothes, pan, according to my willingness, so it's very simple, I can purchase it. मैं समझता हूँ कि इसकी इतनी कीमत होनी चाहिए और वो इतनी है तो मैं उसको अंदर ले भी सकता हूँ और ड्रॉप भी कर सकता हूँ, लेकिन आई विल नॉट ड्रॉप ड्यू टू दिस रीजन कि ये मेरी कैपेसिटी से बाहर है. तो जब मुझे उसकी प्राइस सुटेबल लगे और मैं उसको परचेज कर लूँ तो दैट इज माई विलिंगनेस टू पे. इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और समझते हैं बाय द ग्राफिकल एग्जाम्पल. What is happening as we are discussing about, we are studying the health economics. So we can take the example of the health market, and we are saying that this is a graph. In this graph, on the x-axis we have the lab tests, यानी कि लेबोरेटरी टेस्ट हो रहे हैं किसी न किसी चीज के. और let's suppose there are only 5 patients in the market. Total market में 5 पेशेंट हैं, उन्होंने टेस्ट कराने हैं, they have been prescribed, they have recommended to do this. और टेस्ट की चार्जेस भी वाई एक्सिस पे प्लॉट है, जहां प्राइस प्लॉट करते हैं वो टेस्ट के प्राइस उन्होंने यहाँ प्लॉट कर दी है. तो विलिंगनेस टू पे के मुताबिक अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर हमें लग रहा है कि जो अलिशबा है she can pay $59, यानी कि she has capacity to do this, she has willingness to pay to this. Mean willingness is also very much related with the capacity to pay. अगर आपका कैपेसिटी है, आपने देखा समटाइम पेट्रोल प्राइसेस बढ़ जाती हैं. जैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ती हैं तो जो सोसाइटी के इकोनॉमी के डिफरेंट सेगमेंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्टाइल में बिहेव करते हैं. वन सेगमेंट, वन क्वांटाइल ऑफ द इकोनॉमी सेज दैट कि यार पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गई, अब क्या होगा. मींस दैट कि वी हैव नो कैपेसिटी टू डू दिस, हम नहीं डलवा सकते पेट्रोल, या डलवाएंगे तो बहुत कम मिलेगा, हम अपनी जॉब को नहीं फुलफिल कर सकते. लेकिन उसी सोसाइटी में एक सेगमेंट ऐसा भी होता है कि उसके लिए जो न्यूज़ होती है वो कोई मायने नहीं रखती. वो कहता है कि भाई पेट्रोल प्राइस बढ़ गई, अच्छा ठीक है, फिर भी वो जाता है और वो पहले 1000 का डलवाता था, अब वो 15,000 का डलवा लेता है और अपने काम पे निकल जाता है. मीन्स कि वो 15,000 पे भी विलिंग है उस चीज को परचेज करने के लिए. दिस इज कॉल्ड विलिंगनेस टू पे. I mean, Alishba is the society's richest person in this health market and she is agreed to pay to perform the lab test on the $59. However, Babar is a less richer than the Alishba, और बाबर कहता है कि मेरी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो $45 तक की है. कॉस्टर कहती है कि भाई शी कैन पे $35, एंड दानिश कहता है कि आई कैन पे $25. असमत इज अ poorest quintile, she is living in a poorest quintile of the health market and she can say yes, I have a capacity to pay $10. ये जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं हर बंदे की, हर इंडिविजुअल ऑफ इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी की, दीज आर कॉल्ड दी willingness to pay. Basically this situation decides the willingness to pay of the individual customers. अब देखते हैं इससे फर्क क्या पड़ता है इकोनॉमी में. A consumer willingness to pay for a good is the maximum price at which he or she would buy the good. Then if we want to listen something, how can we decide a consumer
willingness to pay and consumer surplus. The previous slide was saying just about से कि कौन कितना पे कर सकता है, उस पेमेंट से न्यू टॉपिक जनरेट होता है कि विलिंगनेस टू पे के बाद हमारे पास ये कैपेसिटी आ जाती है, ये एबिलिटी आ जाती है कि हम कंज्यूमर का सरप्लस देख सकते हैं। कंज्यूमर सरप्लस कितना है मार्केट में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सरप्लस? सरप्लस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सिंपल का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई चीज एक्सेस में हो, मतलब हमने देखा ना नेट सरप्लस किसे कहते हैं, यानी कि एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। अगर हमारे रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो हमारे पास सेविंग होगी और सेविंग इज अवर सरप्लस। इसी तरह से अगर हमारे पास विलिंगनेस टू पे ऑफ द गुड ज्यादा है एंड समवन इज आस्किंग अबाउट द लो प्राइस, तो दैट डिफरेंस इज अवर सरप्लस। अब इसको समझते हैं, मजीद आगे पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। द लेबोरेटरी फिक्स द प्राइस ऑफ ईच टेस्ट $30। आपको पता है कि मार्केट में, इकोनॉमी में कोई ना कोई एक मार्केट प्राइस तय हो जाती है जिसके ऊपर हम शुगर परचेज कर रहे होते हैं, हम फ्लोर परचेज कर रहे होते हैं, हम अपना मील परचेज कर रहे होते हैं, हम अपनी स्कूल फीस पे कर रहे होते हैं। इसी तरह से लैब टेस्ट के भी लेट सपोज मार्केट में आपकी रेट फिक्स हो गए $30। हु विल डिमांड फॉर द टेस्ट? अब आपको पता है कि सोसाइटी में डिफरेंट कैपेसिटीज मौजूद हैं विलिंगनेस टू पे की, तो डू दे गेन फ्रॉम देयर परचेज? लेट्स सी व्हाट हैपेंस। This is basically the market price we are seeing here, and those people are on the above side of this market price. They are more willing to pay than the market price, and those people are on the bottom of this curve, this line, this market price, mean they are not willing to pay the market price. तो उनके लिए महंगा है मार्केट प्राइस और ऊपर वालों के लिए मार्केट प्राइस सस्ता है। So what happened? Causes consumer surplus. मार्केट प्राइस से जितनी भी वो ज्यादा विलिंगनेस टू पे रखती थी, देने की सलाहियत रखती थी, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस, यानी कॉसर का सरप्लस वहां बन जाएगा। यानी कि वी कैन से ग्राफिकली उसकी कैपेसिटी थी $35 पे करने की और मार्केट प्राइस हैज डिसाइडेड $30, दैट्स मीन द $5 इज सरप्लस। देन बाबर सरप्लस इज मोर बिकॉज बाबर इज मोर रिचर देन द कॉसर। द बाबर इज सेइंग दैट कि मुझे $15 का सरप्लस हो रहा है, मुझे तो ये $45 में मेरे को देता तो मैं ले लेता, लेकिन ये तो मुझे 30 की मिल रही है, तो इट्स गुड डील फॉर मी एंड आई कैन इजीली परचेज, इजीली गो फॉर द टेस्ट। तो बाबा का सरप्लस। अलीबा का सरप्लस मैक्सिमम है। मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि शी इज द रिचेस्ट in the health market, or she can pay the $59, and actually it has been offered for the $30. That means that she can save $29. Then if we add up all the surplus, किसका ज्यादा किसी का कम, according to their capacities, if we add up all the surplus, that becomes the consumer surplus. And $29, $15, $5 and $49 sum up with all the surpluses, then we can say that कि ये हमारे पास कंज्यूमर का सरप्लस हो गया। Total consumer surplus generated by the purchases of the good at a given price is equal to the area below the curve, below the demand curve, but above the price. Mean you know that usually the demand curve is downward slope. इसको देखें, but ये stairs type demand curve है क्योंकि discrete data है ना, सिर्फ 5 लोग हैं। If I will have the unlimited consumers, are so many consumers, not the unlimited, so many consumers. This curve will be the fine line and downward slope curve. So theory बिल्कुल सेम होगी, सेम इस इन दिस सेंस के इसके अंदर जो भी एरिया अंडर द कर्व होगा, अंडर द डिमांड कर्व और above the price line होगा, ये तमाम shaded area is called consumer surplus. So individual consumer surplus, net gain that the buyer achiever from the purchase of the good. Whenever a buyer pays a price less than his or her willingness to pay, the buyer achieves an individual consumer surplus. ये हमने डिस्कस कर ली सब बातें। टोटल कंज्यूमर सरप्लस कैसे बन सकता है? सम ऑफ द इंडिविजुअल कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। एंड Alibaba, Babar and Kausar, they have their surpluses 29, 15 and 5 and they aggregate the total consumer surplus is $49. It's very easy to understand कि हम कंज्यूमर सरप्लस निकाल लिया। अब हम वन स्टेप बियॉन्ड जा रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। प्रोड्यूसर का भी सरप्लस मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है ना, देखते हैं कैसे होगा। We have buyers of good that would be willing to pay more for their purchase than the price they actually pay. तो ये तुमने देख लिया कि बायर्स के पास तो ये कैपेसिटी है
Similarly, some sellers of a good would have been willing to sell it for the less than the price they actually receive. He or she has ability to sell his or her good on the less price rather than the market price. A price is prevailing in the market. मार्केट में एक प्राइस प्रिवेल कर रही है, लेट्स सपोज आइसक्रीम की एक मार्केट में प्राइस प्रिवेल कर रही है 30 रुपीज की, but the consumer is ready to sell this product on the less than the market price, यानी कि वो अगर 25 की भी उस प्रोडक्ट को सेल कर दे तो उसको नुकसान नहीं है. He or she are ready to sell their commodities on the less price but the market price is higher, वो less साइड से आ रहा है तो वो उनका क्या बन जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस. अब इसको ग्राफिकली समझते हैं ज्यादा अच्छा समझ में आएगा. Similarly, you know that as the demand curve is downward slope, so the supply curve is positively sloped on the same market. देखिए मार्केट को सेम रखना है, ये हेल्थ मार्केट है, लैब टेस्ट चार्ज हो रहे हैं और दे ऑल आर कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग देयर गुड्स. दे आर सेलिंग देयर गुड्स मींस वो क्या चीज उनकी गुड है, लैब टेस्ट, तो वो अपनी लैब टेस्ट को सेल कर रहे हैं. अब there were 5 consumers, 5% in the market. They are the basically other 5 suppliers. Or supplier according to their credibility, their performance, their test quality, their something else. तो कुछ लोग हैं वो बहुत लो चार्ज कर रहे हैं और कुछ लोग जो है वो हाई चार्ज कर रहे हैं. I mean, there are the 5 different suppliers in lab, Dow Labs, ESA Labs, Medicare, AQ. Maybe they are some are charging less because they are subsidized rate. They are selling their product on subsidized rate. Medicare is selling their product on the non-subsidized rate, and even that they are going to pay the high tax rate. That's why they are asking about the high charges. There can be so many reasons for the high charges. But what happens? The market price was decided for 30 as for the consumer and supplier. दोनों ने market force develop करी और 30 जो है वो उनकी equilibrium price बन गई. हमने ये पिछले क्लासेस में सीखा है कि equilibrium price हम कैसे निकाल सकते हैं. तो ESA producer surplus because the market prices के मुताबिक AKU and Medicare are doing their loss, क्योंकि उनकी जो कैपेसिटी थी to sell their product was 45 or 35, क्योंकि मार्केट प्राइस से नीचे. तो अगर they are still selling their product above the market price, तो वो तो उनके पास लोग नहीं आ रहे होंगे और वो अपने कंज्यूमर को कम कर रहे होंगे, तो basically they are already doing in the loss. But there's a company's decision कि वो शायद लॉस के अंदर भी कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं. लेकिन if the market price is 30 has been fixed and ESA laboratory is asking the rate is 30, but ESA has ability to sell their charges to claim their charges $25, तो उसको $5 का सरप्लस हो रहा है इस वक्त. इसी तरह से डाउ लैब्स को भी सरप्लस हो रहा है, एरसन लैब को भी मैक्सिमम सरप्लस हो रहा है. लेकिन अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर उनके पास लोग भी कम आ रहे हैं, उनके पास लोग ज्यादा आ रहे हैं, तो ये दे आर गोइंग टू एडजस्ट देयर एक्टिविटीज. So total surplus is $45. This is a producer surplus. So how can we define, जैसे हमने consumer surplus को define किया था, तो producer surplus को हम ऐसे define करेंगे कि whatever the area above the supply curve, that was below the demand curve था, above the supply curve. Why this supply curve is look like a stair? Because it's a discrete response. It's a very fine members response where there will be so many consumers and suppliers. So this will be a fine positively sloped line. अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम छोटे से इसको सप्लाई लाइन बनाते हैं. तो पॉजिटिवली स्लोप करके ऊपर वॉट एवर एरिया इज अबव द सप्लाई का मीन जो भी यहाँ पर सप्लाई का के ऊपर एरिया है, बट अंडर द मार्केट प्राइस दिस इज द सरप्लस. ये हमने कंज्यूमर के लिए भी पढ़ा. सो इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस, तो क्या बनेगा? टोटल सरप्लस जनरेट इन द मार्केट is a total net gain to this consumer and producer surplus. इसका मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर तो बोथ आर द एजेंट्स ऑफ द मार्केट. ये मार्केट को रन करते हैं और दोनों की वेलफेयर के लिए मार्केट को काम करना चाहिए, क्योंकि लेट्स सपोज सिर्फ सप्लायर अगर अपना प्रॉफिट के ऊपर फोकस कर रहा है तो अल्टीमेटली जो कंज्यूमर है वो डिप्राइव हो जाएंगे. लेकिन अगर सिर्फ हुकूमत इतना सोचती है कि सिर्फ डिमांडर्स को या डिमांड करने वालों को या सिर्फ कंज्यूमर को बेनिफिट पहुंचे, तो यहाँ पर नेगेटिविटी जनरेट होती है फॉर द सप्लायर्स पर्सपेक्टिव, और वो कहता है कि भाई हम क्यों मार्केट में चीजें जो है प्रोड्यूस करें और सेल करें.
तो पॉइंट इज दिस कि हमें दोनों की वेलफेयर का ख्याल रखना है. So this also shows that if we are adding the consumer and producer surplus, so it becomes a market surplus. How can we explain by through the graph? This is the equilibrium price, and then let's suppose we are taking another example. This is a look like an original example जो मार्केट में ओरिजिनली हमारे पास एक फाइन लाइन सप्लाई एंड डिमांड कर्व होते हैं. अगर किसी भी चीज की 30 प्राइस फिक्स हो गई है और उसकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो गई है 1000. कोई एक चीज है जो सेल हो रही है, selling price is 30 and the selling quantity is 1000. So we have to understand okay, what will be the consumer surplus at that price and what should be the producer surplus at that price. Whatever the area under the curve of the demand line and above the price line, ये हमने पढ़ा ना अभी, तो वो हमें कहलाता है consumer surplus. And whatever the area is above the supply curve and below the price line is called the producer surplus. Okay, so it's very interesting when we add up these two surpluses, जो कंज्यूमर को भी फायदा हुआ और प्रोड्यूसर को भी फायदा हुआ. बेसिकली इट डिसाइड्स द मार्केट सरप्लस, मार्केट वेलफेयर. तो कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस को जमा कर दें तो मार्केट बन जाती है. ये आई थिंक वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस ग्राफ. So now we discuss that how the efficiency of market can be disturbed. So what is the efficiency? That means if the market are getting the maximum consumer surplus, maximum producer surplus means maximum market welfare, तो हम कहते हैं market efficiently work कर रही है. अगर कोई भी चीज कंज्यूमर सरप्लस को रिड्यूस करे या मार्केट प्रोड्यूसर सरप्लस को रिड्यूस करे, हम कहते हैं कि मार्केट इनएफिशिएंट हो गई. देखते हैं मार्केट कैसे इनएफिशिएंट होती है. मार्केट आर यूजुअली एफिशिएंट क्योंकि वो अपने प्रोड्यूसर और सरप्लस को इक्विलिब्रियम प्राइस पे अपने आप को गेन कर रही होती है. अब देखते हैं कैसे. इट इज क्लेम्ड दैट वंस द मार्केट हैज प्रोड्यूस्ड गेन फ्रॉम द ट्रेड देयर इज नो वे टू मेक सम पीपल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग द अदर पीपल वर्स ऑफ. लेकिन अगर एक मार्केट एफिशिएंसी पे एग्जिस्ट करती है, जैसे मैं आपको पीछे दोबारा दिखाता हूँ एफिशिएंसी पे, और मैं चाहता हूँ कि इन दोनों में से मैं मजीद प्रोड्यूसर को बेहतर दिखाना चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर को मैं थोड़ा सा वेल ऑफ करूँ. प्रोड्यूसर को मैं एक ही कंडीशन में वेल ऑफ कर सकता हूँ, जब मैं कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा दूँ. तो जब कमोडिटी की प्राइस को बढ़ाऊंगा तो यकीनन प्रोड्यूसर का बेनिफिट और ज्यादा हो जाएगा. अब देखते हैं कि इससे जो ये वाली लाइन है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग बेटर सो वी कैन नॉट डू until unless we worse off to other. तो यहाँ देखें, द मेकिंग द पीपल बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर पीपल वर्स ऑफ, दे आर सेइंग दैट कि इट कैन नॉट हैपन. तो क्योंकि आप जब प्राइस बढ़ाओगे तो दूसरे का तो नुकसान होगा ना, दूसरों की तो कैपेसिटी में फर्क पड़ेगा ना. तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है. लेट्स सपोज मैंने इरादा किया कि मैं प्रोड्यूसर को सरप्लस मजीद देना चाहता हूँ, उसको बेटर ऑफ करना चाहता हूँ. सो प्राइस चेंज बेसिकली सोसाइटी में इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा और उस इनएफिशिएंसी का नाम है डेड वेट लॉस. यानी कि हम ये कह रहे हैं कि प्राइस चेंज इनएफिशिएंसी क्रिएट करेगा. इनएफिशिएंसी का मतलब है कि वो सरप्लस में कमी वाकई करेगा, मार्केट इनएफिशिएंट होगी, और जितनी कमी वाकई करेगा दैट इज कॉल्ड डेड वेट लॉस. और हम इस तस्वीर से जानने की कोशिश करेंगे कि डेड वेट लॉस कैसे क्रिएट हो सकता है. So this is the equilibrium price. Now the price has been increased. We have discussed that कि ये अगर 30 equilibrium price है तो consumer surplus and producer surplus अपने हिसाब से चल रहा है and equilibrium price अचीव हो चुकी है. Now the new price is $35. Okay, आपने किसी न किसी तरीके से prices को बढ़ा दिया, whatsoever reason, and we want to better off this producer. तो होगा क्या? Basically the area of the A, the shaded area of the A has been reduced from the consumer surplus, but add up in the producer surplus. यानी अब प्रोड्यूसर सरप्लस का जो एरिया है वो ये पूरा एरिया कहलाएगा, क्योंकि उसमें से हमने निकाला. तो यही बात हुई ना कि किसी को बेटर ऑफ करने के लिए किसी को वर्स ऑफ करना पड़ा. ओके, इस नतीजे में मार्केट इनएफिशिएंसी क्रिएट होगी. हालांकि आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि how the market efficiency will disturb because something has been taken from here to there, has been changed from here to there. तो हम तो मार्केट सरप्लस में दोनों का एडअप करते हैं, तो कभी तो वाकई नहीं हुई. हाँ, यहाँ से पैसा निकल के यहाँ चला गया, दैट्स मीन कि चेंज हैज बीन डन, लेकिन मार्केट सरप्लस में तो कमी नहीं वाकई होनी चाहिए. सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि ये चेंज होगा. सो द पोर्शन ऑफ द ए हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द कंज्यूमर सरप्लस and has been added in the producer surplus. What happened? The area of the B is now has been vanished out. Now this area doesn't belong to the consumer point of view, now it's supplier point of view. ये कैसे हो सकता है कि ये भी इसका रहा ना इसका रहा. ये ऐसे हुआ कि जैसे ही मार्केट में प्राइसेस 35 हुई
तो मार्केट में आपको बताया लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइसेस बढ़ने पे डिमांड में कमी वाकई होगी। तो डिमांड जो थी वो 1000 से रिड्यूस होके 900 हो गई, और ये सिंपल डिमांड कर्व हमने बहुत ज्यादा पहले पढ़ा है, क्योंकि नई प्राइसेस के ऊपर और वो प्राइसेस ज्यादा हैं तो वो डिमांड कम हो गई है। इस सूरत हाल में लेट्स सपोज अब जो एरिया बी था, जब आपके 100 टेस्ट की कमी वाकई हो गई हेल्थ मार्केट में, तो इट्स मीन्स कि ये तो सप्लायर के पास से चला गया ना, प्रोड्यूसर के पास से ये एरिया चला गया। दूसरी बात, कंज्यूमर्स ने अपने आप को बैकफुट पे ले लिया, दे आर गोइंग टू बी स्टेप डाउन, दैट्स मीन the area of the B has been reduced from the market. Similarly, the area of the C mean from the 100 tests, the consumer are getting surplus of amount B, supplier are getting amount of C. दोनों ही इस एरिया से महरूम हो गए क्वांटिटी डिमांड कम होने की वजह से। अब ये पीछे होके खिसक गया ना, ग्राफ हमारा थोड़ा पीछे आ चुका है, तो इस वजह से अब मार्केट जो है वो पूरी सिर्फ इस तरफ इतनी होके रह गई है। सो द न्यू कंज्यूमर सरप्लस कैसे बनेगा और न्यू प्रोड्यूसर प्लस ऐसे बनेगा कि हम ये देख सकते हैं कि उसमें से मैं अगर थोड़ा सा ये आपको समझाऊं कि न्यू सरप्लस के अंदर जो पुराना सरप्लस है उसमें से हमें ए और बी का एरिया माइनस करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं ये ए वाला जो ब्लॉक है ये, और ये जो बी वाला ब्लॉक है, ये दोनों हमें एरिया निकालने पड़ेंगे नए कंज्यूमर सरप्लस में। और प्रोड्यूसर सरप्लस में हमें एक एरिया ऐड करना पड़ा क्योंकि हम ज्यादा बेनिफिट दे रहे हैं ना प्रोड्यूसर को, तो ए वाला एरिया यहाँ से माइनस होकर इधर आके प्लस हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उसको भी अपना कुछ पोर्शन रिड्यूस करना पड़ा, एंड दैट इज कॉल्ड द सी पोर्शन। देन अब देखते हैं कि डेड वेट लॉस क्रिएट हुआ या नहीं हुआ। तो डेड वेट लॉस क्रिएट हो चुका है एंड दैट इज कॉल्ड बी प्लस सी, क्योंकि ये वो पोर्शन था जिसने प्राइस चेंज में किसी को बेहतर किया किसी को वर्स किया, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट को भी इनएफिशिएंट करार कर दिया, और ये पोर्शन टेस्ट के कमी वाकई होने की वजह से सरप्लस साइड से निकल गया और डेड वेट क्रिएट हो गया। तो अगर मैं डेड वेट की आपसे डेरिवेशन की बात करूं कि डेड वेट लॉस कैसे डिराइव हो सकता है थ्रू इक्वेशंस, तो देखा कि न्यू वेलफेयर कैसे बना, न्यू कंज्यूमर सरप्लस प्लस न्यू प्रोड्यूसर सरप्लस। हमने ये दोनों वैल्यूज जब यहाँ डाली, कंज्यूमर सरप्लस माइनस ए माइनस बी, प्रोड्यूसर प्लस प्लस ए माइनस सी, तो ए ने ए को वैनिश आउट कर दिया बिकॉज ये यहां से निकल के यहाँ गया था, तो कमी तो वाकई नहीं होनी थी। तो ये पुराने कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस आ गए और ए से ए गायब हो गया। बट देयर आर टू नेगेटिव वैल्यूज, दीज आर द बी एंड सी। ये वही एरिया है जो टोटल छोटे छोटे से दो ट्राइंगल नजर आ रहे हैं आपको, ये वही क्राइटेरिया बता रहा है कि ये आपको प्राइस चेंज की वजह से पुराने कंज्यूमर सरप्लस में से माइनस बी और माइनस सी का एरिया निकालना पड़ेगा। जो एरिया आपको माइनस करना पड़े, if you are going to vanish out to remove that area is called dead weight loss। यानी आपने उतना dead weight loss क्रिएट किया, और जितना dead weight loss क्रिएट किया उतनी मार्केट में इनएफिशिएंसी जो है वो आ गई। So today's lecture was very interesting according to the market point of view and health market point of view, and I hope that you learn something from this lecture। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमें कमेंट्स में बताएं कि आप हमसे किस तरह से सीख रहे हैं। Thanks for joining us. Thanks for joining the KJ lectures.